हेलो। हाय। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज हम पॉलिटिक्स के नोट्स के बारे में पूरा आपको अच्छी जानकारी देंगे। सारे विषय का कॉम्बो मर्ज करके, मतलब किसी भी तैयारी में आपको काम देने वाला है, किसी भी तैयारी में आपको काम आएगा। चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, एसएससी की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी हो, किसी भी चीज़ का पूरा फाइनल पॉलिटी, आपको पूरे फाइनल पॉलिटी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा। एकदम बेस्ट जगह का, एकदम बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया और सारा कुछ समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमको ये दिक्कत आ रहा है, ये दिक्कत आ रहा है। जो भी है हम उसको सुधारेंगे। अभी हमारा नया चैनल है तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसको धीरे धीरे आपके कमेंट के हिसाब से सब क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। ठीक है, हमारे आईएएस के एग्ज़ाम में जीएस पेपर 2 जो होता है, जीएस पेपर 2, उसमें रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे हम तैयारी कर चुके हैं। और अभी भी मेरा प्रीलिम्स आईएएस का क्वालिफाई है, मेंस नहीं हो पाया था, लेकिन हम कोशिश करेंगे। उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोचे कि अपनी हर चीज़ों को आपके सामने भी शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप नोट्स बनाना चाहेंगे नोट्स बना लीजिएगा वीडियो देख करके। ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ें समझ में आपको आए, क्योंकि हमको पता है कि समझना बहुत सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो हम एकदम बेस, एकदम समझने के लिए बताएंगे कि हर चीज़ हर किसी को भी समझ में आ जाए, क्योंकि हमको पता है जब हमको नहीं समझ में आता है तो सब मेरे तेरा है। ठीक है, क्योंकि हमको भी एकदम नहीं समझ में आता है जब तक हमको अच्छे से ना समझाया जाए। तो उसी तरीके से हमको लगता है कि हाँ, तब तक हम संतुष्ट करेंगे जब तक आप समझ ना जाए। ठीक है, और जो दिक्कत होगी, जो प्रॉब्लम, कमेंट में करिएगा, वो क्लियर करेंगे। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय देते हैं। ठीक है, संविधान है क्या। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, शासन आता है, शासन शब्द। ठीक है, संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, शासन होता क्या है। शासन का मतलब होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन। ठीक है, सार्वजनिक जीवन का संचालन। ठीक, संविधान देश की मूल विधि है। संविधान क्या है, देश की मूल विधि है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सबसे ऊंची विधि है, सर्वोच्च, समझ रहे हैं, सर्वोच्च विधि है।
सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, समझ रहे हैं। अब संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानवाद होता क्या है, संविधानवाद का क्या अर्थ है, संविधानवाद का अर्थ है, क्या अर्थ है। ठीक है, संविधानवाद का अर्थ क्या है इसको जानेंगे। संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब है कि एक सीमा में रह के शासन किया जाए। ठीक है, एक सीमा से बंधा रहना चाहिए, सीमित शासन। ठीक है, तो वो क्या है संविधानवाद का अर्थ में। पहला नंबर है सीमित शासन। दूसरा है संविधान के अनुसार शासन। संविधान में जितना दिया है, जिस तरीके से दिया है, जिस विचार से दिया है, उसको ही सोच समझ के उसी तरीके से आपको शासन करना है। संविधान के बाहर नहीं शासन करना है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार शासन। तीसरा है लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन, लोक में रह के लोकतांत्रिक शासन करना है आपको। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण मतलब हर किसी को, एक लोगों को शक्ति बांट दी गई है, शक्ति सबको समझ हर किसी को दिया गया है, पावर दिया गया है, लेकिन कोई भी किसी को एकदम ऊंचा बना के नहीं रखा है। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण किया गया है, समझ रहे हैं कि ये होता है 4 ऑप्शन। पहला सीमित शासन, संविधान के अनुसार शासन, और लोकतांत्रिक शासन, और शक्ति का पृथक्करण। ये संविधानवाद का अर्थ है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए और चारों ऑप्शन दे दे, बोल दो कि संविधानवाद का अर्थ है क्या, और चारों ऑप्शन दे दे सीमित शासन, संविधान के अनुसार शासन, लोकतांत्रिक शासन, शांति, शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, तो अब आपको चारों ऑप्शन दे दिया और चारों संविधानवाद का अर्थ है, लेकिन ऑप्शन कोई एक सही होगा, तो उस एक सही में कौन सा सही होगा। ठीक है, तो उसमें लिखना आपको है सीमित शासन। कहीं भी दिया हो सीमित शासन तो बस एक ही टिक होगा, सीमित शासन है चारों। लेकिन अगर नीचे 5वां ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी, तो आप क्या करेंगे, उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब है मनमाना शासन नहीं हो, मनमाना शासन ना हो। मनमाना शासन ना हो तो मतलब क्या होता है, सीमित शासन। सीमित शासन हो, सीमित शासन के अंदर आता है संविधान के अनुसार शासन हो जाएगा। सीमित शासन है तो संविधान के अनुसार शासन, संविधान के अनुसार शासन होगा तो लोकतांत्रिक शासन, सीमित शासन में भी लोकतांत्रिक शासन, सीमित शासन में संविधान के अनुसार शासन, सीमित शासन में शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, सीमित शासन में ही अधिकारों की स्वतंत्रता, सीमित शासन में ही न्याय की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट में जवाब देना है। नहीं होगा इसका नेक्स्ट क्लास में हम जवाब दे देंगे। ठीक है, और आप पहले कमेंट करिएगा, जिसको सही लगेगा ठीक, नहीं तो आप अगले क्लास में उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, मान लेते हैं पहला है कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है क्या, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है। दूसरा, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। पहला क्या है, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है, मतलब जहाँ पे संविधान है, जहाँ पे संविधान चल रहा है, किताब चल रहा है पूरा, तो वहाँ क्या संविधानवाद लागू हो रहा है। और दूसरा, जहाँ संविधान नहीं होगा, कहीं संविधान बिना संविधान के देश चल रहा है, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। मतलब जहाँ पे देश में संविधान नहीं चल रहा तो वहाँ संविधानवाद भी नहीं है। ठीक है, आपको जवाब देना है, हम बता नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको आता है दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है दूसरा गलत है, या एक गलत है दो सही है। समझ गया।
ठीक है, अब इसको जवाब देना है, अगले कमेंट करिएगा, अगले क्लास में आप इसका रिप्लाई कर ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा आप दे सकें। राज व्यवस्था, पॉलिटी। अब पॉलिटी का क्या मतलब है, पॉलिटी क्या होता है? भाई तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ना है हमको है, ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अभी परिचय देखे हैं, अब हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का। राज्य व्यवस्था का परिभाषा देखते हैं, तो राज्य व्यवस्था का परिभाषा क्या होता है? राज्य व्यवस्था संविधान का, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है। क्या है राज्य व्यवस्था? क्या है राज्य व्यवस्था? संविधान का अनुप्रयोग है जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है। जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व हैं, ठीक है, जो बोलने जा रहे हैं वो, ठीक है। पहला क्या है तत्व? संसद के कानून। दूसरा क्या है? न्यायालय के निर्णय। तीसरा क्या है? संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, ठीक है। अब मैटर ये हो गया कि राज्य व्यवस्था संविधान का अनुचित प्रयोग है जबकि संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि संविधान में जो दिया है, जो लिख के बना दिया गया 1950 के बाद से जो लागू हुआ संविधान, तो राज्य व्यवस्था का काम है कि उस संविधान को देश में लागू कराए, ठीक है, लागू कराए और वक्त पड़ने पे जो जो भी निर्णय आता है वो संविधान के थ्रू ले, संविधान के दायरे में ले रह के ले, ठीक है। तो वो हो जाता है राज्य व्यवस्था, ठीक है। चौथा है इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र आदि कारक और राजनीति में उनकी भूमिका। मान के चलते इसमें होता है क्या, मतलब सब एक तरफ मान लीजिए कि संविधान है, एक तरफ राज्य व्यवस्था है, ठीक है। संविधान क्या है? सिद्धांत है, और राज्य व्यवस्था क्या है? व्यवहार है। संविधान में लिख दिया गया, लेकिन राज्य व्यवस्था में क्या है? जो लिखा गया उसको अप्लाई करना है, ठीक है। मान लेते हैं राज्य व्यवस्था, संविधान क्या है? सिद्धांत है। मान लेते हैं आर्टिकल 17 लिखा है, अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब राज्य व्यवस्था व्यवहार है, ठीक है, तो लिख दिया गया दंडनीय अपराध है आर्टिकल 17 में, तो व्यवहार में हम क्या करेंगे? दंडनीय अपराध का मतलब होता है कि फांसी दे देना, अभी 3 साल 4 साल जो सज़ा दिया जाता है वो भी है, फांसी भी दे दो वो भी दंडनीय अपराध में आता है, 4 साल तक वे कर दो वो भी है, जीवन कारावास कर दो वो भी है, ठीक है। और किसी से जुर्माना लिया जाए वो भी दंडनीय अपराध है, कुछ पैसा लेके छोड़ा जाए वो भी अपराध है, वो भी दंडनीय अपराध है। तो अब उसमें तो लिख दिया गया कि दंडनीय आर्टिकल 17 जो है किसी को अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, ठीक है, किसी को बोल देना कुछ भी, व्यवहार में कुछ बोल दो तो वो लिख दिया गया कि दंडनीय अपराध है। लेकिन आप जब व्यवहार में जब ये आएगा, कोई बोल दिया 17 का उल्लंघन किया, 17 का उल्लंघन करने के बाद तो जब व्यवहार में उसको लागू करना पड़ेगा, पॉलिटी के जो सत्ता पे बैठे लोग हैं वो जब व्यवहार में लागू करेंगे तो क्या करेंगे? दंड क्या देंगे? मतलब कि कुछ 17 का उल्लंघन किया इसको फांसी दे दो, ऐसा तो है नहीं कि इसको आजीवन कारावास कर दो, ये मैटर नहीं है। तो भाई क्या है, कौन सा दंड है, ठीक है, अर्थदंड, कारावास दंड, मृत्यु दंड, ठीक है। तो संसद और कानून अस्पृश्यता निवारक अधिकार पे कानून बनाएगी, तो उसकी टेम्परेचर पे बात किया जाएगा कि इसकी बोलने की लहजा कैसी थी, कितना था, इसके ये चाह क्या रहा था, इसके अंदर घेड़ापन है कि नहीं पन है, ठीक है। तो वो एक हर टेम्परेचर पे अदालत में जाने के बाद ये होता है निर्णय कि हाँ इस पे कितना देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कोई बोल दिया कि फलाने कास्ट का बंदा है, इसको देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो एक चिढ़न के भाव है, इसको थोड़ा कैसा सज़ा मिलना चाहिए,
आप बताइएगा कि हम जो बोल रहे हैं तो किसको कितना अच्छा सज़ा मिलना चाहिए और किसको कितना कम सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैटर है कि बोल दिया कि यार हमको ये कास्ट के आदमी को देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक बोलता है कि नहीं हम इस कास्ट के आदमी को देखते हैं तो हमको मन करता है कि इसकी मर्डर कर दें, ठीक है। और एक बोलता है कि इस कास्ट के आदमी को देखते हैं तो हमको लगता है कि एकदम तड़पा तड़पा के सबको मारे, और बोलता नहीं है, व्यवहार में उसके दिल में है भी ऐसा। तो बताइए कि किसको क्या सजा देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भाई जो तड़पा तड़पा के मारेगा उसको ज़्यादा, और जो लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है तो उसको कम। तो उसी हिसाब के टेम्परेचर पे है। लेकिन उसमें लिख दिया कि दंडनीय अपराध है, तो दंडनीय अपराध में तो मैटर है कि अगर जो कम बोला है उसको भी हम फांसी दे दें, जो ज़्यादा बोला उसको भी फांसी दे दें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ जुर्माना हो, उस हम ये कह नहीं रहे क्या होगा, वो अदालत फैसला करेगी, लेकिन मैटर है कि इसी को राज्य व्यवस्था पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? हमारा प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में दिया था प्रेस की स्वतंत्रता को। गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में इंटरनेट मौलिक अधिकार है, ये मेरे प्रेस में, मतलब कि 2020 में दिया था कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद केस में 2020 में उठाए थे, इसी में दिया था, ठीक है। और ये इसलिए दिया गया था कि जो आर्टिकल 370 का मामला था उसी टाइम ऐसा किया गया था, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक संस्था, सांविधिक, कार्यकारी, सभी संस्थाएं में क्या हो सकता है? देखिए, एक होता है संवैधानिक, एक होता है असंवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक, ठीक है। संवैधानिक में क्या आता है, असंवैधानिक में क्या आता है, और गैर संवैधानिक में क्या आता है, ठीक है। समझ आ गया? संवैधानिक में आता है संविधान के द्वारा सृजित है। संविधान में क्या है? जो संवैधानिक है वो क्या है? संविधान के द्वारा सृजित है, जिससे जो भी संविधान में दिया उसके द्वारा सृजित है तो उसको संवैधानिक कहेंगे। जैसे आर्टिकल 324 निर्वाचक आयोग, आर्टिकल 228 वित्त आयोग, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, ठीक है। ये है। अब आते हैं पहले असंवैधानिक। असंवैधानिक क्या है? असंवैधानिक है संविधान के विरुद्ध। असंवैधानिक क्या है? संविधान के विरुद्ध, ठीक है। गैर संवैधानिक क्या है? गैर संवैधानिक का मतलब है सांविधिक या विधिक या कानूनी, ठीक है। सांविधिक हम सब समझाएंगे अभी हर चीज़ के बारे में, मतलब हम पहले बता रहे हैं। संवैधानिक, गैर संवैधानिक क्या है? संविधिक या विधिक या कानूनी, ठीक है। दूसरा कार्यकारी और अन्य अदर, ठीक है। गैर संवैधानिक का मतलब है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक में मतलब है गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, वे संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान नहीं है, ठीक है। गैर संवैधानिक का मतलब है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अलग से जोड़ देना। वे संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान से नहीं है, लेकिन वे संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं, मतलब संवैधानिक नहीं है लेकिन वो संविधान के कार्य को, आदर्श को पूरा करते हैं, ठीक है। कौन कौन पूरा करता है? सांविधिक है, विधिक है, कानूनी है, ठीक है। परिचय ले लेते हैं। संसद विधायिका के कानून की देन है। संसद क्या है? विधायिका, संसद या विधायिका क्या है? कि कानून की देन है, ठीक है। कार्यकारी, अब कार्यकारी क्या है?
परिभाषा कार्यकारी का मान लेते हैं। कार्यकारी राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित है। कार्यकारी क्या है? राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित है। उदाहरण नीति आयोग। संविधान का वर्णन। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का वर्णन। संविधान का वर्णन, संविधान हम किताब पढ़ते हैं तो कैसे होता है, क्या होता है संविधान के वर्णन में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको जो समझेगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब बहुत बेसिक है, लेकिन हो सकता है कि बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। संविधान का वर्णन है क्या? संविधान का वर्णन का मतलब पहले हम संविधान की किताब खोलेंगे। संविधान की किताब खोलते उसमें लिखा रहता है भाग। भाग मतलब पार्ट, ठीक है। 22 भाग हैं, 1 2 3 4 5 22 भाग, ठीक है। पार्ट जब भाग खोलेंगे तो भाग में क्या आ जाएगा? अध्याय। अध्याय का मतलब होता है चैप्टर, ठीक है। पहले संविधान की किताब खोलेंगे तो फिर भाग खोलेंगे, भाग खोलने के बाद क्या आएगा? अध्याय। अध्याय फिर चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर के बाद जैसे मान लेते हैं भाग 5 खोलते हैं। भाग 5 में लिखा है संघ का शासन, संघ का शासन, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ का शासन। अध्याय उसको खोलते हैं 1, ठीक है। अध्याय 1 क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, समझ गया। जब उसका अध्याय खोलने के बाद क्या आता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। अब उस अनुच्छेद में क्या रहता है? खंड, क्लोज जो रहता है ना, क्लोज, ठीक है। फिर उस क्लोज खंड के बाद क्या रहता है? उपखंड मतलब सब क्लोज, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि संविधान खोलें, संविधान खोलने के बाद भाग खोलेंगे, भाग खोलने के बाद चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर खोलने के बाद क्या आएगा? अनुच्छेद आएगा। अनुच्छेद लिखा है मान लीजिए 19, तो ये क्या है? 19 अनुच्छेद है, आर्टिकल है। और 19 क्लोज 1 लिखा है, क्लोज 1 लिखा है, ठीक है। 19 क्या है? खंड 1, समझ गया। 19 क्लोज 1 या 19 खंड 1 लिखा है, ठीक है। तो खंड 1 लिखा है जो कोष्टक में बना रहता है, तो वो क्या है? खंड है। लेकिन कभी कभी होता है कि 19 क्लोज 1 और सब क्लोज ए, 19 क्लोज 1 और सब क्लोज एक और आगे कोष्टक लगा रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा, तो वो क्या? ए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? उपखंड हो गया, सब क्लोज हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। हमारे मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल हैं। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था तो उस टाइम 395 आर्टिकल थे, ठीक है। इस टाइम हमारे संविधान में 477, करंट में 477 आर्टिकल हैं, ठीक है। मूल टाइम में 395 और इस टाइम 477 है। अब वो 477 हैं कैसे, ये भी सोचना पड़ेगा कि 395 था तो 477 कैसे हो गया, ठीक है। तो 477 का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लेते हैं कि 1 से लेकर 395 स्टार्ट किया गया, एक आर्टिकल 1 लिखा गया और आर्टिकल 1 से 395 तक लिख के दे दिया गया, ठीक है। लेकिन वक्त तक पढ़ने के बाद उसमें किसी में जोड़ा गया कुछ भी संशोधन करके, ठीक है। तो जोड़ने के बाद तो ये मैटर नहीं हो गया 395 का 396 हो गया। 477 का मतलब ये नहीं कि 477 नंबर वाला आर्टिकल है, ठीक है। 477 गिनने का मतलब ये हो गया कि जब कौन सा एक्स्ट्रा है आपको पहचानना हो तो, ठीक है, एक्स्ट्रा कौन सा है उसमें आर्टिकल, ठीक है। कभी आर्टिकल फ्रेश का मतलब होता है जैसे 395 1 से लेके 395 तक गिनती किया गया, ये उनको बना के दे दिया गया। लेकिन इस टाइम 477 है तो 477 में ये आ जाएगा कि 300 कोई पूछ रहा है 396 आर्टिकल क्या कहता है, तो 396 कोई आर्टिकल नहीं है, 395 है लेकिन 396 नहीं है। तो 477 हुआ कैसे? तो 477 ऐसे हुआ कि जब कोई भी जैसे 39 लिखा तो 39 39 लिखा तो 39 लिखा तो ये एक आर्टिकल बना। क्लोज एक ए लिखा तो ये 2 आर्टिकल नहीं बना, ये उसी के पार्ट में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। क्लोज सब क्लोज लिखा तो भी ये ऐड किया गया है। लेकिन कभी 39 39
अब बड़ा वाला बिग वाला ए लिखा है सिंपल, किसी क्लोज में नहीं लिखा है। तो जो बड़ा वाला कहीं भी लिखा रहेगा, किसी भी नंबर के 39 हो या 38 हो, कोई भी नंबर के बड़ा ए लिखा है, तो समझ लीजिए यही फ्रेज एक आर्टिकल गिना जाएगा। 39 क्लोज ए, 39 क्लोज बी, 39 क्लोज सी, 39 क्लोज डी, ये एक ही आर्टिकल है 39। लेकिन 39 ए, ये दो आर्टिकल हो गए। एक 39 उसके आगे क्लोज लगा तो वो एक ही आर्टिकल है, लेकिन एक 39 सिर्फ ए लिख दिया गया या 39 सिर्फ बी लिख दिया गया, मतलब बिना क्लोज के सिर्फ बड़ा अक्षर में लिखा गया है, तो वो समझ लीजिए एक फ्रेज आर्टिकल है। उसी को 396 का बात करते हैं। 477 उसी तरीके से हुआ है, लेकिन सब एक दायरा है कि 1 से 395 के अंदर किया गया है। ठीक है, 39 कर दिया गया, फिर क्लोज 39 क्लोज नहीं, फ्रेज ए लिख दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अनुसूची, ठीक है, अनुसूची क्या होता है, परिभाषा लेते हैं अनुसूची का। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अनुसूची क्या है? अनुसूची संविधान के अंत में, मतलब लास्ट में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है, मतलब हर विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधानों की व्याख्या करती है। ठीक है, पहली अनुसूची क्या है? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया अर्थात भारत, ये पढ़ेंगे हम लोग, इंडिया अर्थात भारत वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान। अभी आज परिचय देखें, ठीक है, अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हर चीज़ के बारे में जानेंगे कि विधायिका क्या होती है, संसद क्या होता है, मतलब ये सारे लोगों का अभी तक को जो बेस चल रहा है वो सारे लोग, जरूरी नहीं कि जो पढ़ने वाला है उसी के लिए, जो नहीं भी पढ़ता है लेकिन उसको भी जान जाना चाहिए कि हमारे पॉलिटिक्स में कैसे काम होता है, कौन कितने कैसे आर्टिकल पे, संविधान पे कैसे चलते हैं लोग, ये भी पहले बेसिक चीज़ है। अभी हम कोई पढ़ाई का मैटर नहीं कर रहा, पहले बेसिक चीज़ है कि हर चीज़ सजाने का। जैसे कल हम लोग विधायिका जानेंगे, संसद जानेंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं होता है, कौन किसके अंडर में होता है, ये जो कन्फ्यूजन होगा ये भी दूर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बस। ठीक है, थैंक यू। जो भी अगर जैसा भी लगे उसके लिए आप कमेंट करें, नहीं सही लगा तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए बोलें, आगे हम सुधारेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन बनेगा तो हम और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि इस टाइम थोड़ा सा पहली बार है, तो पहली बार का आप जान सकते हैं कि कैसा होता है, फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।